भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। यस्य भूमिः प्रमान्तरिक्षमुतोदरं दिवं यश्चक्रे मूर्धानं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। प्रिय श्रोतागण, अभी पिछले दिनों तुर्की और सीरिया में एक भयंकर भूकंप आया। आप सबने दूरदर्शन, समाचार पत्र, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से ये खबरें सुनी। कई हजार लोग मारे गए, बड़े बड़े भवन जिन पर इस मनुष्य को बड़ा गर्व था, अपने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और विकास पर गर्व था, वो मिनटों में ध्वस्त हो गया। बहुमंजिला इमारतें भूमि में समा गई और कोई कुछ नहीं कर सका। तुर्की भी एक विकसित देश है, लेकिन प्राकृतिक आपदा को रोकने में समर्थ नहीं हो सका। प्राकृतिक आपदाएं इस प्रकार की विनाशकारी होती जा रही हैं कि बड़े बड़े राष्ट्र, जिनको अपने वैज्ञानिक विकास पर गर्व है, अहंकार है, जिनको अपनी बुद्धि पर अहंकार है, जिनको अपने विकास पर अहंकार है, विवश होकर के खड़े देखते रह जाते हैं, रोते रह जाते हैं। शहरों के मलबों के ढेर में राहत कर्मी ढूंढ रहे कुछ जीवन बचे हैं क्या, शवों को निकाल रहे हैं, कुछ ईश्वर कृपा से जीवित भी बच रहे हैं। और ऐसे समय में भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने तुर्की को जो सहायता दी, वह तुर्की जो कभी भारत का हितैषी नहीं रहा, जो सदैव भारत के विरुद्ध बोलता था, लेकिन मोदी जी ने मानवता के लिए तुरंत सहायता भेजी, लोगों को बचाने के लिए, आपदाग्रस्त तुर्की के लिए। यह बहुत अच्छी बात है और तुर्की की भी समझ में आ गया कि भारत क्या है। यहां हम इस पर यह चर्चा करना चाहते हैं कि भूकंप आखिर आते क्यों हैं। और आपदाओं की चर्चा मैं नहीं करूंगा, सुनामी भूकंप से जुड़ा हुआ ही है। तो आखिर क्यों आते हैं और हम रोते रह जाते हैं। ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज जैसे शब्दों में फंसे रह जाते हैं। इनके कारणों को जानने का कोई प्रयास नहीं करता, और प्रयास भी किया जाता है। विभिन्न राष्ट्रों के सम्मेलन होते हैं, कभी G8 सम्मेलन हो रहा है, कि G20 सम्मेलन हो रहा है, कभी ब्रिक्स सम्मेलन हो रहा है, कभी और कोई सम्मेलन हो रहा है, UN में भी चर्चा होती है। लेकिन ये राष्ट्राध्यक्ष और ये वैज्ञानिक मूल कारण तक पहुंच ही नहीं पाते, या तो पहुंच नहीं पाते या पहुंचना नहीं चाहते, अथवा कुछ असुर लोग इनके कारणों का खुलासा नहीं करना चाहते। कोई मरे अथवा जिए, उनको पैसा चाहिए। क्या ऐसे लोग
राष्ट्राध्यक्षों को, सरकारों को, इस समस्त पृथ्वीवासियों को, वैज्ञानिकों को कई मूर्ख तो नहीं बना रहे। कारण इतना बता देते हैं कि धरती के नीचे प्लेटें खिसक रही हैं, खिसक जाती हैं। जब कहीं बाढ़ आती है, अतिवृष्टि होती है, अनावृष्टि होती है, तूफान आ जाता है, समय पर वर्षा नहीं होती है, मौसम खराब होता है, तो कह देते हैं पश्चिमी विक्षोभ हो रहा है, पूर्वी विक्षोभ है। ये क्या हुआ? उस विक्षोभ का कारण क्या है, ये कौन बताएगा? जब कारण कोई नहीं जानेगे तो आप कार्य को मिटा कैसे सकते हैं? परिणाम को कैसे मिटा सकते हैं? इसलिए मैं कहता हूं अधूरा विज्ञान नीम हकीम खतरे जान, अधूरा विज्ञान खतरे जान। आज विकास के लिए सबसे जो जरूरी चीज मानी जाती है, एक पैमाना बनाया है विकास का कि जो देश जितनी अधिक ऊर्जा खर्च करता है वह उतना ही विकसित है। अर्थात जो जितना खावे, जो जितना भोगी हो उतना ही बड़ा आदमी है, विकसित आदमी है। और जो त्यागी है वो पिछड़ा है। त्याग की बात करें, सादगी की बात करें, आवश्यकताएं कम करें, ऐसी बात करें तो उसको कहा जाता है कौन से जमाने को? बैलगाड़ी वाले जमाने के। याद रखो, बैलगाड़ियों में करोड़ों साल जिंदगी चलती रही, पर केवल बैलगाड़ियां ही नहीं थी, ये यहां विषय नहीं है इसलिए नहीं कहेंगे। लेकिन बैलगाड़ियों का माने बैलगाड़ियों में जिंदगी करोड़ों वर्षों चलती रही, लेकिन आपके विकास इस जिंदगी को कुछ वर्षों में नष्ट कर देगा। हमें ऐसा विकास चाहिए जहां अगली पीढ़ी के रहने के लिए हवा नहीं, पानी नहीं, भूमि नहीं, कुछ भी नहीं है। जहां अगली पीढ़ी के रहने के लिए इस धरती शमशान बन जाएगी, ऐसी अगली पीढ़ी को हम शमशान देना चाहते हैं। क्या उसको विकास कहेंगे? अगर किसी व्यक्ति को कहा जाए कि तुम इस मकान में रहो, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन 2 दिन में ही आपकी मृत्यु हो जाएगी, मकान गिर जाएगा, और उसी व्यक्ति को ये कहो कि ये झोपड़ी है, इसमें आप रहना चाहें रह सकते हैं, सुविधाएं कोई नहीं है, लेकिन आप 100 साल भी स्वस्थ रह सकते हैं, तो आप कौन से किस में रहना चाहेंगे? उस सुविधा संपन्न मकान में अथवा उस झोपड़ी में? आज का मूर्ख मानव सुविधा संपन्न रहना चाहता है, भले ही 4 दिन रहे, 10 दिन रहे, 10 साल रहे। धन तो इकट्ठा कर रहा है जैसे 50 पीढ़ी के लिए। बड़े बड़े पूंजीपतियों के पास कितना धन है, कितना खाएंगे वो, कितनी पीढ़ियों के लिए कर रहे हैं। ये नहीं सोच रहे पीढ़ियां रहेंगी कहां। कल्पना कीजिए, जैसा तुर्की और सीरिया में भूकंप आया, कभी गुजरात में 2001 में भूकंप आया था, कुछ वर्ष पहले नेपाल में भयंकर भूकंप आया था, उससे पहले उत्तराखंड में भूकंप आया था, लातूर महाराष्ट्र में भूकंप आया था, जापान में सुनामी आई थी, इंडोनेशिया में सुनामी आई थी। सारी धरती एक साथ उथल पुथल होगी तो धरती को शमशान बनने से कोई नहीं रोक सकता। कितना ही विकास कर लो, रोक नहीं सकते। कितना ही विज्ञान का विकास कर लो, उन्नति कर लो, कुछ नहीं कर सकते। इस प्रकार का असहाय, इस प्रकार का विवश, इस प्रकार का कमजोर मनुष्य सुनने के लिए तैयार नहीं, अपने विकास की दौड़ को रोकने के लिए तैयार नहीं, अपने सुख सुविधाओं को कम करने के लिए तैयार नहीं। चाहे ज्वालामुखी फटे, चाहे भूकंप आवे या सुनामी आवे, बाढ़ आवे, चक्रवात आवे, आग लगे दुनिया में, जंगलों में आग लगे, मरे सब, लेकिन रहना शान से है। जब तक रहे शान से रहना।
इससे ज़्यादा मूर्खता की क्या पराकाष्ठा हुई। ये विज्ञान नहीं है, अज्ञान है। अब हम सोचें कि हम जिस ऊर्जा की बात करते हैं, ऊर्जा आती कहाँ से है? उस ऊर्जा के लिए अपने धरती की कोख खाली कर रहे हैं, कोयला धरती में से निकाल रहे हैं, पेट्रोलियम धरती में से निकाल रहे हैं, यूरेनियम धरती में से निकाल रहे हैं। ये धरती में ये कोयला, ये पेट्रोलियम, यूरेनियम परमात्मा ने किस लिए भरा है? परमात्मा को कोई नहीं मानता तो प्रकृति कह लो। किस प्रयोजन से भरा हुआ है? क्या कभी हम लोगों ने विचार किया? यदि इसकी दीवार, मकान की दीवार में से बीच बीच में से कुछ निकालते जाएं और खोखली करते जाएं तो मकान की दीवार कब तक चलेगी? और नींव खोखली करते जाएं तो ये भवन कब तक चलेगा? धरती को हमने खोखला कर दिया है। हम इसको कहीं पानी निकाल रहे हैं, कहीं कोयला निकाल रहे हैं, कहीं पेट्रोलियम निकाल रहे हैं, कहीं बहुत सारी धातुएं निकाल रहे हैं, सब निकाल रहे हैं, तो उस गैप को भरेगा कौन? कैसे भरा जाए? क्या हम ये नहीं कर सकते कि ऊर्जा का कम से कम उपयोग करें? ऐसी ऊर्जा का उपयोग करें जिससे धरती की कोख खाली न हो। ऐसी ऊर्जा कम है तो कम उपयोग करें, परंतु इससे तो हम पिछड़े हो जाएंगे। फिर ऐसा कोई मन चला कहेगा कि आप दुनिया को 100 साल पीछे धकेलना चाहते हो। 100 साल पीछे अगर जाओगे आप तो हजारों साल, लाखों साल जी सकोगे। अर्थात ये मनुष्य जाति लाखों करोड़ों वर्ष तक रह पाएगी अगर 1000 साल पीछे आप चले गए तो। लेकिन अब आगे जाओगे तो 50 साल भी रहना असंभव सा लग रहा है। ये सारे वैज्ञानिक कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। ये एक दिन में सब नहीं हुआ है, अपने ही पापों का परिणाम है। ज्यादा खाओगे तो खजाना खाली होगा, अधिक खर्च करोगे खजाना खाली होगा। अब अधिक से अधिक खा रहे हैं। जो भी विकास है, जो भी ऊर्जा है, जो भी टेक्नोलॉजी है, दुनिया की कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं जिसके उपयोग और निर्माण में ऑक्सीजन न कम होती हो। ऑक्सीजन खर्च नहीं होती। मैं कुर्सी पे बैठा हूं, इसके उपयोग में ऑक्सीजन खर्च नहीं होती, लेकिन इसके बनाने में खर्च होगी। दूसरी ऊर्जाएं उपयोग में भी खर्च होगी, मोबाइल बनाने में भी खर्च होगी और उपयोग में भी खर्च होगी, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगी। सारे वाहन ऑक्सीजन को खा रहे हैं, जहर छोड़ रहे हैं, पर हमें चाहिए। दूसरी बात ये सोचें कि जब धरती पैदा हुई थी, धरती बनी थी, मनुष्य आया ही था, पानी भी ऊपर ही था, झीलें थीं, नदियां थीं, झरने थे, सरोवर थे, सब मीठा पानी, अमृत के समान पानी हुआ करता था। कुएं की आवश्यकता नहीं थी, बावड़ी हुआ करती थी जिसमें वर्षा का जल इकट्ठा होता था। ट्यूबवेल नहीं होते थे, तो भूमि के अंदर गैप नहीं होता था, भूमि के अंदर खोखलापन नहीं आता था, उसकी को खाली नहीं होती थी पानी के कारण, पानी के खिंचाव के कारण पानी ऊपर प्राप्त हो जाता था। अब वर्षा ही असंतुलित होती है, ऊपर पानी है नहीं, और होगा तो गंदा हम लोग करेंगे, कोई दूसरा जानवर नहीं करता। जो मनुष्य स्वयं को सबसे विकसित मानता है वो सबसे जंगली है। इसलिए जंगली है कि उसने सब कुछ गंदा किया। आप जंगल में जाएं, जिनको हम जंगली जानवर कहते हैं, उनके बीच जाएं, शुद्ध हवा मिलेगी, शुद्ध पानी मिलेगा, और वहां जो वृक्ष होंगे उन पर शुद्ध फल होंगे, अच्छे फूल होंगे। और जहां यह विकसित मानव जो विज्ञान पर अहंकार करता है, जहां जितनी अधिक सघनता में रहता है,
वहाँ भूमि भी दूषित होगी, जल भी दूषित होगा, हवा भी दूषित होगी, खाद्यान्न सब दूषित जहरीला होगा। तो कौन विकसित है, कौन जंगली है, ये हम सबको सोचना चाहिए। ये दिखावा, ये चमक दमक, इसके लिए वेद ने कहा हिरण्मय न पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्वम पूषण अपावरणु सत्य धर्माय दृष्टाय। सत्य का मुंह सोने से ढका हुआ है, सत्य हमें दिखाई नहीं देता, उस सोने को हटा दो, इस चकाचौंध को हटा के देखो तो विनाश है, विकास नहीं। तो उस समय धरती की कोख मनुष्य खाली नहीं करता था, ऊर्जा की जरूरतें लकड़ी से पूरा करता था, वृक्ष से, और वृक्ष कटता तो और लगा देता था। वृक्ष इतने थे कि काटने की जरूरत पड़ती नहीं, सूखी लकड़ी मिल जाती थी, और काटने की जरूरत पड़े भी तो और वृक्ष लगाए जाते थे। यही एक ऐसी ऊर्जा है जिससे धरती का कोई असंतुलन संभव नहीं है। करोड़ों साल हो गए इसी ईंधन को प्रयोग करते करते, लेकिन ये विकास का वायरस कहां से आया कि नहीं ये नहीं करना। एलपीजी वो भी अंदर से, वो सब एक ही बात, पेट्रोलियम। इस शरारती मनुष्य ने सोचा कि इसको धरती की को खाली करो। क्यों खाली करो? कि लकड़ी, धरती की को खाली करने में कंपनियों को आय होगी, और लकड़ी जलाने से किसी की आय नहीं होगी। किसान जाएगा अपने खेत में से लकड़ी काट लेगा, जला लेगा, एलपीजी वालों किसी कंपनी को क्या लाभ होगा? सरकार को भी क्या लाभ होगा? वो टैक्स ही नहीं मिलेगा। वैज्ञानिकों का क्या काम फिर? अपने आप जला लेगा, किसी को पूछेगा नहीं क्या जलाना है, कैसे जलाना है, कहाँ से चूल्हा कैसे बनाना है, लकड़ी कैसे, ये किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, सब जानते। जंगल से काट लाएंगे। ये शरारत सूझी मनुष्य को धरती से धरती के भीतर से निकालना ईंधन। उसने सोचा कि नहीं सोचा कि भीतर से निकालेंगे तो अंदर गैप होगा कि नहीं होगा? गैप होगा तो भूकंप आने की आशंका बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? और भी बहुत सारी चीजें होंगी। सोचा होगा तो दबा दिया होगा। कई अनुसंधान ऐसे ही फाइलों में दबे रह जाते हैं क्योंकि कंपनियां उसको सार्वजनिक नहीं होने देती। उनको लाभ चाहिए। अगर करोड़ों लोग भी मर जाएं, इस भूमि में समा जाएं, बिल्डिंग शहर समा जाएं, तो उनको क्या है? उनको तो अब भी लाभ हो रहा होगा। घायल होंगे, दवाई बिकेगी, सर्जरी के यंत्र बिकेंगे, उनको तो लाभ ही लाभ है। भूकंप आवे तब भी लाभ, सुनामी आवे तब भी लाभ, आग लगा तब भी लाभ, बीमार हो तब भी लाभ, लाभ ही लाभ है। इसलिए मूल कारणों की ओर जाने ही नहीं दिया था वैज्ञानिकों को, अथवा वैज्ञानिक बिके हुए। दूसरी बात, उस समय ऊर्जा का दूसरा साधन था पशु और मनुष्य ऊर्जा, मांसपेशियों की ऊर्जा। इसके लिए, इससे भी धरती को कोई हानि नहीं पहुंचती थी। कितने ही पशु रखो, आज कहते हैं पशु रखने से मीथेन बढ़ जाएगी, ग्लोबल वार्मिंग होगा। इन कहने वालों के दिमाग में क्या भरा है, उनसे पूछो कि आज से 100 साल पहले पशु अधिक थे कि आज अधिक हैं? तब उस समय वायु ग्लोबल वार्मिंग क्यों नहीं था? उस समय ये पर्यावरण प्रदूषण क्यों नहीं था? जंगलों में बहुत से जानवर होते हैं, वहां पर्यावरण प्रदूषण क्यों नहीं होता है? पालतू जानवरों की कहें, अगर जुगाली करने वाले जानवरों की कहें, तो भी मैंने 30-40 साल पहले मारवाड़ में एक किसान के 50-50 पशु भी देखे, किसी को 250 पशु देखे मैंने सांचौर में। अब कितने? तो पशुओं की संख्या बढ़ी है कि घटी है? अब घटी है तो फिर इनको खतरा क्यों लग रहा है? इनसे घटी है तो पर्यावरण शुद्ध क्यों नहीं हुआ? मीथेन तो कम हो गया। ये हमको मूर्ख बना रहे हैं, एक किसानों को मारना चाह रहे हैं। इतना सोचें कि अगर पशुओं से बाद क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो पशु जब ज्यादा थे, जब ज्यादा चेंज होना चाहिए था, पर नहीं था।
और अब कब होना चाहिए था, तो अब ये चिंता क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब कोई और कारण है जिससे क्लाइमेट चेंज हो रहा है। वो कारण है आपके पाप, आपके अर्थात वैज्ञानिकों के, कंपनियों के, या राजनेताओं के, या सब में, तीनों की ये त्रिवेणी है। ये त्रिवेणी गंगा यमुना वो त्रिवेणी नहीं नहाने वाली, ये त्रिवेणी विनाश की त्रिवेणी है। अब पानी भी अंदर से, अंदर भी पानी दूषित हो गया है। बाहर पानी रहा नहीं है तो दूषित है, अंदर भी पानी दूषित हो गया। किसने किया है? किसी जानवर ने किया है, या कम पढ़े लिखे मनुष्य ने किया, अनपढ़ ने किया, या पढ़े लिखों ने किया है? ये सारी जिंदगी पढ़े लिखों की देन है। सारी गंदगी, जो भी प्रदूषण है, प्रदूषणकारी पदार्थों का निर्माता कौन है? क्या किसान? क्या मजदूर? क्या और कोई? या वैज्ञानिक? तो पानी भी हमने अंदर से खींचा, पेट्रोलियम अंदर से खींचा। अगर पेट्रोलियम की जगह पर पशु ऊर्जा, मनुष्य ऊर्जा और ये ऊर्जा प्रयोग करें तो अब सोलर लाइट का देख रहे हैं। सोलर लाइट आज बड़े शहरों में जाइए, दिल्ली में जाइए, अहमदाबाद में जाइए, बड़े बड़े पहाड़ मिलते हैं कचरे के, उसमें ज़्यादातर प्लास्टिक होता है। सब जगह सोलर सोलर आ जाएगा तो एक दिन बैटरियों का कचरे के पहाड़ होंगे, और उससे क्या होगा, उससे क्या क्या रोग होंगे, क्या क्या परिणाम होगा, ये सोच भी नहीं रहा कोई। नहीं सोचेंगे। आज का साइंस कहता है दौड़ो दौड़ो, नहीं दौड़ तो दौड़ाया जाता, चल तू दौड़, पैसा ले पर दौड़ो। दूसरी बात, जिस समय धरती बनी थी उस समय सूर्य, तारे, चंद्रमा, इसके अतिरिक्त कोई रेडिएशन नहीं था धरती पर। यहां पर चूल्हे की आग, कोई रेडिएशन नहीं था, कोई रेडियो वेव नहीं थी। लेकिन आज वो रेडियो वेव हमसे, हमने धरती को भर दिया और बढ़ाते जा रहे हैं। ये अनावश्यक, ये कृत्रिम वेव, जो एक प्रकार से बाहरी पदार्थ है धरती के लिए। जैसे हमारे शरीर में कोई विजातीय द्रव्य चला जाता है तो शरीर उसको बाहर निकालता है, उल्टी हो जाती है, कफ बनता है, जुकाम हो जाता है, दस्त लग जाते हैं, तब भी नहीं निकालने देते तो बुखार आता है और कोई रोग होता है, पर शरीर उसको स्वीकार नहीं करता। दूध में कचरा, मक्खी चला जाए तो स्वीकार नहीं करता, उल्टी हो जाएगी, उसे नहीं चाहिए। ये धरती नहीं चाहती कि कोई विजातीय रेडिएशन यहां लाया जाए। चंद्रमा, तारे, और सूरज का रेडिएशन पर्याप्त है, इसके लिए बनी है और इनके रहते हुए ही बनी है। जब ये बनी तब ये रेडिएशन था। जब कोई पैदा होता है उस समय जो परिस्थिति होती है वो उसके लिए अनुकूल ढला हुआ होता है। मछलियां पानी में पैदा होती हैं तो पानी उनके लिए अच्छा है, पानी से बाहर निकलेंगे मरेंगे। और हम भूमि पे पैदा होते हैं, हमें पानी में छोड़ दे तो हम मरेंगे। तो जो जिन परिस्थितियों में उत्पन्न होता है वह उसके लिए अनुकूल होता है। वैसे धरती जिन रेडिएशन में पैदा हुई थी वह रेडिएशन धरती के अनुकूल है, वह वृक्षों के अनुकूल है, वह छोटी वनस्पतियों के अनुकूल है, वह हम सब प्राणियों के अनुकूल है, क्योंकि हम उसी रेडिएशन में पैदा हुए। लेकिन इस विकास की शरारत ने, सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि की शरारत ने, सनक ने इस सारी धरती और इसके वायुमंडल को रेडिएशन से भर दिया है। और रेडिएशन विजातीय है, अनावश्यक है, बाहरी है, थोपा गया है। वह रेडिएशन हम सबको प्रभावित कर रहा है, क्योंकि हम सब के अंदर भी रेडिएशन है। हमारे सबके अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हैं,
हमारे शरीर में कोई भी क्रिया हो रही है उसमें आयंस काम कर रहे हैं। आयंस काम करते हैं तो वहाँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड उत्पन्न होता ही है। हम सोचते हैं तब भी दिमाग में विद्युत संचार होता है, भोजन पचता है तब भी होता है, हृदय धड़कता है तब भी होता है, मांसपेशी काम करती है तब भी होता है। मांसपेशियों का फोर्स ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। फिजियोलॉजी की जितनी गहराई में जाएंगे तो वहाँ ये आयंस का खेल दिखाई देगा, अर्थात इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स हमारे शरीर की कोशिका में है, वनस्पतियों की कोशिका में है, हर प्राणी में है। और सूर्य, तारे, चंद्रमा, इनके रेडिएशन का भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड था। उस फील्ड से हमारा शरीर का फील्ड परिचित था, उससे उसका समन्वय था, सामंजस्य था, अभ्यस्त था उस फील्ड को सहने में। लेकिन और सारे फील्ड घुसा दिए, 2G, 3G, 4G, 5G, अब 6G, अमेरिका से 6G की बात हो रही है। आगे बढ़ते जाएंगे। ये जितने जी हैं, जी जनरेशन, इस तकनीकी जनरेशन, उतना ही अधिक हम एनर्जी वाले वेव्स ला रहे हैं, फील्ड्स अधिक से अधिक पैदा कर रहे हैं। एलन मस्क ने तो सैटेलाइट के माध्यम से रेडिएशन की बौछार कर रहे हैं, और बड़ी योजना है, कितने हजार सैटेलाइट छोड़ रहे हैं। किसने अधिकार दिया है? हमने दिया। हम सब मूर्ख हैं इस धरती के वासी। जो सुविधा चाहते हैं उन सुविधाओं की पूर्ति के लिए सरकारें प्रयास करती हैं, और सरकारें प्रयास करती हैं, उद्योगपतियों को कहती, वैज्ञानिक को कहती, रिसर्च करो, ऐसा करो, हमें ये करना, वो करना, वो करते हैं। लेकिन कोई नहीं सोचता कि उसका परिणाम क्या होगा। ये बढ़ते हुए बाहरी फील्ड हमारे फील्ड को बर्बाद कर देंगे, प्रभावित करेंगे, नष्ट करेंगे, विकृत करेंगे, और अनेक रोग पैदा होंगे। वो बात अलग है। लेकिन वो फील्ड एक चुंबकीय फील्ड इस पृथ्वी का भी है। इसका चुंबकीय फील्ड क्या उस बाहरी विजातीय फील्ड से प्रभावित नहीं होगा? अब वैज्ञानिक कह रहे हैं कि उसका उत्तरी ध्रुव खिसक रहा है, स्थान छोड़ रहा है, खिसकने से भूकंप आएंगे। खिसक क्यों रहा है? क्यों का उत्तर तो विज्ञान के पास है ही नहीं। वो कैसा विज्ञान? जो विज्ञान कारण नहीं बताता है वो विज्ञान नहीं है, अज्ञान है। वो हमें मूर्खता में धकेल रहा है। वो कहता है बुखार आ गया, गोली ले लो, पैरासीटामोल ले लो, कोई एंटीबायोटिक ले लो। ये नहीं जानना चाहता कि बुखार आया क्यों, व्यक्ति रोगी हुआ क्यों। आयुर्वेद उससे आगे जाता है। गलत खानपान हुआ, आहार विहार की विकृति से रोगी हुआ। आहार विहार की विकृति से रोगी हुआ तो दवाई देने से पहले उसका आहार विहार सुधारना आवश्यक है। कारण को हटाए बिना कितने उपाय करते रहो, वो उपाय क्षणिक होंगे, कभी स्थायी नहीं होंगे। और वर्तमान विकास चाहता भी है कि सारे निदान, सारी चिकित्सा अर्थात सारे उपाय क्षणिक हों। स्थायी हो गए तो फिर कंपनियों की तो इनकम ही बंद हो जाएगी। सभी लोग एक बार दवाई खाने से, एक बार वैक्सीन लगाने से स्वस्थ हो जाएं तो फिर फार्मा कंपनियां बाद में क्या करें? उनको तो ये निरंतर विकास करते रहना है। ये विकास किसी और का नहीं है, फार्मा का विकास, पूंजीपतियों का विकास, और किसी का विकास नहीं। जो हमें विकास दिखता है, सड़कें, बिल्डिंगें, बहुत सारी मशीनरी, ये विकास उनका विकास है। और पर्यावरण प्रदूषण का विकास है, भूकंप का विकास है, सुनामी का विकास है, तूफान चक्रवातों का विकास है, अतिवृष्टि का विकास है, अनावृष्टि का विकास है, जंगलों में आग लगने की घटनाओं का विकास है,
हीट वेव्स का विकास है, कोल्ड वेव्स का विकास है। कितना अच्छा विकास किया, रोगों का विकास, कमजोरी का विकास, हिंसा का विकास है, झूठ का विकास है, छल कपट का विकास है, ईर्ष्या द्वेष का विकास है, लोभ क्रूरता का विकास है। यह विकास हमने किया। तो जब पृथ्वी के चारों ओर एक अनावश्यक रेडिएशन हम भर देंगे तो वह रेडिएशन से उत्पन्न इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड इस धरती के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेगा और जो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव की स्थानांतरित होने की जो बात कही जा रही है उसके पीछे यह भी एक बहुत बड़ा कारण है। लेकिन इसको कोई सोचेगा नहीं, सोचेगा तो फिर सोचने देंगे ना कंपनियां, सोचने दें जब ना। तो जब तक हम अपने इस विकास के पागलपन को नहीं रोकेंगे तब तक हम इसी प्रकार से मरते रहेंगे। मैं जानता हूं वीडियो पर भी कुछ ऐसे ही कमेंट करेंगे कि कहां ले जाना चाह रहे हो, भारत बहुत पीछे चला जाएगा, दुनिया बहुत पीछे चली जाएगी, तो आगे जाओ और भूकंप में धरती में समा जाओ, आगे जाओ, कैलिफोर्निया के जंगलों में जाके जल के मर जाओ, आगे जाओ, चक्रवातों से बिल्डिंगें तक उड़ जाएं उसमें चले जाओ। मौत के आगे जाने का मतलब मौत के मुंह में जाना। हर चमकीली वस्तु सोना नहीं होती, हर सुंदर दिखाई देने वाला फूल सुगंधित नहीं होता है, हर मीठी चीज स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होती। ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो भूकंप के मुख्य कारण धरती का खोखला होते जाना, जो हमारे विकास की सनक का परिणाम है, और रेडिएशन का जाल एक और, इसके आगे एक प्रदूषण जो इन सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में कई बार बोल चुका हूं, लेकिन इस प्रकरण में भूकंप का विषय इसलिए फिर बोलना आवश्यक है कि धरती की अधिकांश जनसंख्या मांसाहारी हो रही है। हमारे देश में भी जो धर्म प्रधान देश है, भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, महादेव का देश है, भगवान विष्णु जी का देश है, ब्रह्मा जी का देश है, हनुमान जी का देश है, महावीर स्वामी गौतम बुद्ध का देश है, ऋषि दयानंद का देश है, बड़े बड़े महापुरुषों देवी देवताओं का देश है। वो देश आज 70% मांसाहारी हो गया। राक्षस खाया करते थे, वो सब राक्षस होते जा रहे हैं। गाय पालने पर दंड है, मुर्गी पालने पर अनुदान है। राजस्थान सरकार का पिछले दिनों कोई आदेश था कि शहर में 1 से 2 गाय पालेंगे तो कितना 1000 रुपये ऐसा कुछ था। अर्थात गाय पालो तो टैक्स दो और मछली पालो तो सरकार पैसा देगी, मुर्गी पालो सुअर पालो तो पैसा देगी। अर्थात पशुओं को मारो तो हमें पुरस्कार मिलेगा, पशुओं को पालो तो हमें दंड मिलेगा। उन पशुओं को पालो जिनको मारो आप। और इसको किसान, मछली पालने वाला किसान, मुर्गी पालने वाला किसान, बकरे बकरी पालने वाला, मारने के लिए मारने वालों को कह रहा हूं, किसान, सुअर पालने वाला किसान, अंडा बेचने वाला किसान, ये किसान है। कृषक शब्द कृषि से बना है, लेकिन क्या क्या पाप किसान से करा जाए, और किसान भी कर रहा है आकर्षण में आकर के। पैसे का लोभ सबको है, क्योंकि धन प्रधान देश हो गया, धन प्रधान दुनिया हो गई। हम दौड़ में आगे पीछे न रह जाएं, गरीब न रह जाएं। तो जब हम किसी पशु को मारते हैं तब उसके अंदर से जो पैर वेव्स निकलती हैं वो समूचे ब्रह्मांड को प्रभावित करती हैं। ये मेरा नहीं,
भारत के वैज्ञानिक प्रोफेसर मदन मोहन बजाज का अनुसंधान है। मेरे पास उनकी पुस्तकें हैं, मुझे भेंट की थी उन्होंने, दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। लेकिन कोई नहीं मानता। सारी दुनिया में पाप हो रहा है। स्पेस से भी सूक्ष्म में उसकी नींव जो मनस्तत्व वो प्रभावित हो रहा है। केवल इसी की वेव से नहीं छोड़ रहे हम। हिंसा की वेव्स पशुओं तक ही सीमित नहीं, मनुष्यों को भी मारा जा रहा है बीमार कर करके। पहले हथियार चलते थे, तीर तलवार, धनुष बाण, गदा, हालांकि दूसरे भी हथियार थे। फिर आया जमाना बंदूक का, तोपों का, एटम बमों का आ गया। हालांकि पहले भी एटम बम था, पर तीर तलवार भी थे। और अब जमाना आया है वायरस छोड़ने का, वैक्सीन का, सुई का, इंजेक्शन से मारो, वायरस फैला के मारो, फिर इंजेक्शन से मारो, डरा करके मारो, धमका के मारो। तो सब जगह सारे वायुमंडल का एक एक अणु, सारे वेव्स का एक एक फोटोन इन पेन वेव्स से वाइब्रेट हो रहा है, कंपित हो रहा है, और वो सूर्य तक को प्रभावित कर रहा है। इसीलिए कहा सोलर तूफान आएगा, अब ये आएगा, वो आएगा, वो भी आएंगे, अभी नहीं आए पर आएंगे। गर्मी सर्दी के चक्र बदलेंगे, वर्षा के चक्र बदलेंगे इसके कारण, और उसके कारण भूकंप भी आएंगे। भूकंप, बाढ़, सुनामी, तूफान ये भी आएंगे। पर इस बात को कोई मानने के लिए तैयार नहीं। सारी धरती में असुरता छाई है, राक्षसी पैशाचपन छाया है। असुर इतने बुरे नहीं होते थे, पिशाचों को बहुत कहा जाता था। तो सारी धरती पिशाच बहुत हैं यहाँ। जो सबको मार करके जीना चाहते हैं वो पिशाच ही होते हैं, क्रूरतापूर्वक मार रहे हैं। जो मांस खाने वाले जितने भी, कोई मेरा वीडियो सुन रहा हो, वो अपने आप मार के खाएं तो देखेंगे कि बहुत सारे लोग तो छोड़ देंगे। अपने आप जानवर को मार के खाएंगे तो मुझे लगता है बहुत सारे लोग नहीं खा पाएंगे। जो खरीद के लाते हैं वो देखें मारते हुए को, बूचड़ खाने का देखें, जाकर के देखें बूचड़ खाने में क्या होता है। मैं आपसे निवेदन करता हूं, देखें। आप नहीं खाते तो मांसाहारियों को ले जाएं कि चलो वहां चलते हैं, देखें तो सही आप जिस भोजन को कर रहे हैं भोजन आ कहां से रहा है। मुझे लगता है बहुत सारे लोग छोड़ बैठे। वहां से चिंघाड़ते हुए, रोते हुए, क्रंदन करते हुए पशुओं की ध्वनियां, वो तरंगे भी भूकंप का कारण है। वे तरंगे पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को प्रभावित करेंगी, और चुंबकीय क्षेत्र जब प्रभावित होगा तो पृथ्वी कांपेगी, और पृथ्वी कांपेगी तो अंदर की चट्टानें कांपेंगी, और चट्टानें कांपेगी तो टकराएंगी और भूकंप आएंगे। कोई नहीं रोक सकता। इसलिए इस पाप को रोकिए। और इसी तरह झूठ, दुनिया में कितने व्यक्ति होंगे जो ये दावा करेंगे वो कभी झूठ नहीं बोलते। किसी के लिए, किसी लोभ के लिए, किसी भय से झूठ नहीं बोलते। हर आदमी झूठ बोल रहा है, सरकारें झूठ बोल रही, मीडिया तो झूठ के पुलिंदे हैं सारे। मीडिया, राजनेता, वैज्ञानिक भी झूठ बोलने लगे, डॉक्टर भी झूठ बोलने लगे। देखा 2-3 साल झूठ की तरह आदमी ईर्ष्याग्रस्त है, ईर्ष्या की तरंगे, लोभ की तरंग, कामुकता की तरंग, ये सारी तरंगे हमारे फील्ड्स को, मैग्नेटिक फील्ड को, पृथ्वी के और हमारे शरीर के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड को प्रभावित कर रही हैं, और पृथ्वी और दूसरे ग्रहों, तारों को भी प्रभावित कर रही है, क्योंकि इनकी गति बहुत तीव्र होती है। ध्वनि तरंग नहीं, लेकिन मन से जो जाती हैं तरंगें हिंसा की, वे प्रभावित करती हैं। ध्वनि तरंग भले ही धीरे चलेगी, लेकिन मन के विचार, मन की तरंगें बहुत तीव्र चलती हैं।
उनके कारण भूकंप आए। तो भूकंप के कारण हिंसा, दर्द, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, क्रोध, काम की तरंगें, 8 कारण हुए। आपके सारा सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आदि जो भी खुश हो रहा है रोबोट वगैरह से, वो सूक्ष्म वेव्स और धरती को निरंतर खाली कर रहे हैं। 10वां कारण, चाहे पानी के दोहन से, चाहे धातुएं निकालने से, चाहे पेट्रोलियम निकालने से, चाहे यूरेनियम निकालने से, उसके कारण ये धरती कांपेगी। और भविष्य में ऐसा होगा कि पता भी नहीं लगेगा। भूकंप का तो आज भी पता नहीं लगता, चक्रवातों का पता नहीं लगेगा, ज्वालामुखी विस्फोट का पता नहीं लगेगा, कब आग लगे जंगल ये पता नहीं लगेगा, कब वर्षा हो जाए ये नहीं पता लगेगा, कब तूफान आ जाए ये भी पता नहीं लगेगा। और कोई किसी को बचाने वाला पैदा नहीं होगा। 2008 में जयपुर ऑयल डिपो में आग लगी थी, 2009 में। हम वो आग भी नहीं बुझा पाए। मुरली देवड़ा पेट्रोलियम मंत्री थे भारत सरकार में, उनका वक्तव्य पढ़ा कि अब तो आग के बुझने की प्रतीक्षा ही कर सकते हैं, भगवान आग बुझाए तब समाधान होगा। सारी अकड़ निकल गई विज्ञान की। अमेरिका बहुत बनता है विकसित देश, शक्तिशाली देश। कैलिफोर्निया में आग लगती है, हाथ खड़े, हाथ दंडवत प्रणाम करता है आग को, कुछ नहीं कर पाता। तूफान आते हैं, असहाय हो जाता है, दीनहीन हो जाता है, रोता है, कुछ नहीं कर पाता। ऑस्ट्रेलिया के जंगल में आग लगी, 50 करोड़ जीव मरे, कुछ नहीं कर पाए। चीन में बाढ़ आई, कुछ नहीं कर पाए। यूरोप और अमेरिका में हीट वेव चली, कुछ नहीं कर पाए। फिर भी इतने अकड़, फिर भी विकास विकास विकास। लेकिन ये विकास का नशा ऐसा हो गया है कि छोटे बालक से बूढ़े सबको विकास चाहिए। पिछला जमाना नहीं चाहिए, आगे चाहिए। आगे भले ही आगे चल के गिर जाए, तुरंत मरे, पर चलना आगे है, पीछे लौट के नहीं देखना। अपने इस पागल पर विचार कीजिए, अपने पर दया कीजिए। अपने आप तो सोच रहे हैं, कोई सोचता है आप तो बूढ़े हो गए, क्या करना। बूढ़े हो गए आपके बच्चे, उन बच्चों के बच्चे, उनका क्या होगा। अगर सोच रहे हैं धरती थोड़ी देर में कुछ सालों में खत्म ही होनी है, सब खत्म होना है, तो पैसा क्यों इकट्ठा कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो। ये पैसे कमाने बंद कर दो, रोजाना कमाओ और खाओ तो भी सब सुख हो जाए, तो ये प्रदूषण ही नहीं हो। ये सारी मारामारी तो इसी की है। इसलिए इन प्राकृतिक आपदाओं से बचना है तो आपको विकास की चकाचौंध से बचना होगा। कम से कम ऊर्जा का उपयोग करना होगा, कम से कम सुविधाओं में जीना सीखना होगा। या तो सुविधाओं को छोड़ दीजिए, अर्थात अन्यथा सुविधाओं के साथ ही आप दफन हो जाएंगे, कोई बचाएगा नहीं। कोई नेता का भाषण काम नहीं आएगा, कोई वैज्ञानिक की चेतावनी काम नहीं आएगी, कोई वैज्ञानिक का ढाढ़स काम नहीं आएगा। न वो बचेंगे न हम बचेंगे। परमात्मा ने हमें जिस रूप में बनाया है, परमात्मा ने इस धरती को जिस रूप में पैदा किया है, उसी रूप में इसको रहने देते तो धरती बच जाएगी, अन्यथा मिट जाएगी। और इस मिटने का सारी जिम्मेदारी केवल और केवल मनुष्य की है। और मनुष्यों में भी वे जो अपने को बड़ा मानते हैं और संसार भी बड़ा मानता है। कौन वैज्ञानिक, कौन बुद्धिजीवी, कौन पूंजीपति, कौन नेता, कौन सारी वैश्विक संस्थाएं, राष्ट्रीय संस्थाएं, समाज, ये सब दोषी हैं। इनकी समझ में कुछ नहीं आ रहा। लेकिन सभी ये सोचते हैं हम इतने क्वालिफाइड हैं, इतने पढ़े लिखे, भव्य भवनों में बैठ करके सोचते हम बहुत बड़े आदमी हो गए, सत्ता पा करके सोचते बहुत बड़े आदमी। भूकंप आता है तो सत्ता वाले भी सत्ता नीचे चली जाती है, दफन हो जाती है।
कब्रिस्तान बन गया तुर्की और सीरिया में। कल्पना करिए दिल्ली और मुंबई महानगर में ऐसा भूकंप आ जाए तो क्या होगा? कोई नहीं कह सकता। दिल्ली भूकंप की जोन में है, मुंबई समुद्र में समा जाएगी, कोलकाता समुद्र में समा जाएगा, चेन्नई समुद्र में समा जाएगा, जहां समुद्र नहीं है वहां धरती के गर्भ में समा जाएंगे शहर। एक झटके की देर है। इसलिए चेतो, अपनी जरूरतें कम करो, भागो मत, उनके पीछे मत भागो जिनमें खुद बुद्धि नहीं है। उनसे सीखो जो करोड़ों वर्ष तक इस धरती को सुरक्षित रखे रहे। उनसे सीखो जो धरती पर करोड़ों वर्ष रहे और इस धरती को स्वच्छ रखा, जल को स्वच्छ रखा, वायु को स्वच्छ रखा, आकाश को स्वच्छ रखा। उनसे सीखो जिनके जो शरीर से, मन से, आत्मा से बलवान थे, सुखी थे। उनसे सीखो जो सब मिलकर के प्रेम से रहते थे। उनसे सीखो जो जानवरों से भी प्रेम करते थे। उनसे सीखो जो ऊर्जा केवल शरीर से और वनस्पतियों से ही प्राप्त कर लेते थे। उनसे सीखो जो कम आवश्यकता में भी सुखी रहना जानते थे। सुविधाओं से सुख नहीं मिलता, सुविधाएं साधन है, लेकिन उससे सुख न मिले वो सुविधा नहीं है, दुविधा है। अगर किसी भोजन से, स्वादिष्ट भोजन से भूख न मिटे तो भोजन कैसा? हमारी सुविधाओं की भूख मिट कहां रही है? विकास की भूख मिट कहां रही है? जिस भोजन को करते करते थक जाए पर भूख न मिटे, वो कितना ही स्वादिष्ट भोजन हो, उस भोजन कैसा, उसको भोजन कैसे कहें? जो वस्त्र दिखने में बहुत अच्छे हों लेकिन उस वस्त्र से हमें सर्दी से बचाव न हो सके, वो वस्त्र कैसा? जो कानों के कुंडल, हमारे कानों को फाड़ डाले, वो कुंडल कैसे, आभूषण कैसा? तो सुविधाएं हमारे लिए अगर मौत ला रही हैं तो वे सुविधाएं कैसी? वे कहने को सुविधाएं, वास्तव में वो दुविधा है, वास्तव में दुख है, मौत है। तो क्या हमें मृत्यु चाहिए या जीवन चाहिए, या हमें चुनना है? मनुष्य विवेकशील प्राणी है, विवेकशील प्राणी भगवान ने बनाया है। मनुष्य का अर्थ ही है जो सोच विचार करके काम करता है, वही मनुष्य कहलाता है। क्या हम इस दिशा में सोचेंगे? और इस दिशा में सोचिए और अपनी अपनी सरकारों को अवगत कराइए। अभी G20 का आयोजन होगा, इनका सम्मेलन होगा, भारत अध्यक्षता करेगा, गौरव की बात है। लेकिन उस वे राष्ट्राध्यक्ष सब मिलकर करेंगे क्या? यूं ही चिंता व्यक्त करेंगे या कुछ समाधान भी करेंगे? और मैं निश्चित कहता हूं उनके जो भी समाधान होंगे वो घातक ही होंगे, क्योंकि उनमें सोच है ही नहीं। वो क्योंकि उनका सोच का आधार होते हैं वो वैज्ञानिक जो स्वयं अधूरे हैं, जो सुविधा भोगी हैं, जो मांसाहारी हैं, जो नशे करने वाले हैं। मांसाहारी कब मानेगा कि मांस छोड़ दिया जाए, धरती पे पैन वेस्ट नहीं हो? वो कब मानेगा, कब सोचेगा भी इस विषय में? तो जिनका भोजन भ्रष्ट है उनकी बुद्धि भ्रष्ट है, जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है वो अच्छा परिणाम ला ही नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले भोजन सुधारो। केवल भोजन सुधारने से भी आप में बहुत परिवर्तन आ सकता है, सोचने की क्षमता अच्छी हो सकती है, आपके अंदर एक सबके प्रति कल्याण की भावना उत्पन्न हो सकती है। पर कहते हैं तो अध्यात्म का, इसे साइंस का कोई लेना देना नहीं। यही तो साइंस की मूर्खता है, यही साइंस नहीं है। साइंस बहुत व्यापक शब्द है। ईश्वर करे हम सब सच्चे अर्थ में मनुष्य बने। हम पशुओं से भी गिर गए हैं। पशु इस प्रकृति को स्वस्थ रखना जानते हैं, वे प्रकृति के अनुकूल रहते हैं। और हम ऐसे बुद्धिमान हैं, जो बुद्धिमान कहते हैं, जो प्रकृति में छेड़छाड़ करते हैं।
हर चीज का मॉडिफिकेशन करते हैं। मॉडिफिकेशन तो वही कर सकता है जो उससे ज़्यादा जानता हो। इस घड़ी का मॉडिफिकेशन कौन करेगा? जो घड़ी बनाने वाले से ज़्यादा योग्य हो। मेरे जैसा तो इसको खराब और कर देगा, विकृत कर देगा, छेड़छाड़ करेगा। तो जिसने इस सृष्टि को बनाया है वो बहुत बुद्धिमान है, उसमें छेड़छाड़ कर सकते हो, मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। और छेड़छाड़ सदैव घातक होती है और घातक हो रही है। सभी गहराई से सोचें कि आपने इतने प्रयास किए, इतनी आपकी वैश्विक संस्थाएं पर्यावरण पर चिंता करती हैं, बहुत सारे नियम कानून बनाती हैं, लागू भी करती हैं, परंतु परिणाम निरंतर गंभीर क्यों हो रहा है? अगर रोगी दवाई देते देते अधिक बीमार होता जाए, इसका अर्थ है कि कहीं चिकित्सा में दोष है। इस बात को क्यों स्वीकार करने में लग जाती है आपको? जो चिकित्सक अपने दोष को छुपाता है वो रोगी का प्राण ले लेता है। चिकित्सक वही है जिसको मालूम पड़े कि हाँ मेरी गलती है, उसको तुरंत सुधार दे तो रोगी को बचा सकता है। लेकिन आज ये सब मिलकर के, सारे राष्ट्राध्यक्ष मिलकर के, सारे पर्यावरण वैज्ञानिक मिलकर के इस धरती को नष्ट करने पर तुले। पर्यावरण वाला यही नहीं जानता पर्यावरण होता क्या है। क्या कोई पर्यावरणवादी सृष्टि विज्ञान को जानता है? क्या कोई पार्टिकल फिजिक्स जानता है? क्या कोई रेडिएशन के बारे में जानता है, पढ़ता है? पर्यावरण का विषय है इसे? क्या कोई एनर्जी के विषय में पढ़ता है? वो ये सोचता है पर्यावरण का इनसे क्या संबंध है। यही मूर्खता है, यही अधूरापन है। एलोपैथी में कान दर्द हो जाए तो कान के डॉक्टर के पास जाओ, दांत का दर्द हो जाए दांत वाले के पास जाओ, पेट में हो रहा है पेट वाले के पास जाओ, हृदय का है तो कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाओ, अलग अलग है। अर्थात वो सोचता है कि हृदय का पेट से कोई संबंध नहीं है। ये पद्धति क्या सोचती है? हृदय का पेट से कोई संबंध नहीं, आँख का पेट से कोई संबंध नहीं, कान का पेट से कोई संबंध नहीं, टांग का पेट से कोई संबंध नहीं, हड्डी का पेट से कोई संबंध नहीं। ये अधूरा विज्ञान है। जबकि वास्तविकता है कि पेट से ही सारी समस्याएं मूल रूप से पैदा होती हैं। भोजन हम पेट में ही जमा होता है और वहीं से रसादी बनता है। अगर वहीं गड़बड़, हम जहर खाएंगे, पेट में जहर गया तो हृदय स्वस्थ कैसे रहेगा? तो आंख कैसे स्वस्थ रहेगी? तो कान कैसे स्वस्थ रहेगा? फेफड़ा कैसे स्वस्थ रहेगा? हमारे जोड़ कैसे स्वस्थ रहेंगे? इसका इलाज कोई नहीं, ये कोई नहीं सोचता। तो वैसे ही पर्यावरण वाला सोचता है कि उसका तो सीमित सा हवा के बारे में जाने, मौसम के बारे में जाने, ये वो थोड़ा जानता है, उसको कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पर्यावरण को जानता ही नहीं है। पर्यावरण, चारों ओर का आवरण, जिसमें इस धरती भी है, पानी भी है, हवा भी है, आकाश भी है, मन भी है, मनस तत्व, रेडिएशन भी है, सब कुछ है उसमें। पार्टिकल्स भी हैं, मॉलिक्यूल्स भी हैं, एटम्स भी है, आयंस भी है, सब है। और सबकी जानकारी है नहीं, फिर भी बन गए पर्यावरण वैज्ञानिक। इसलिए ये पर्यावरण वैज्ञानिक इस धरती को नहीं बचा पाए, लेकिन सुनी उन्हीं की जाती है। और वो बिके हुए थे किसी और के हाथ में द्वारा खरीदे गए हैं। तो ये खरीदे हुए लोग, कृतदास, इस मानव जाति को नहीं बचा सकते। इसलिए प्रत्येक मानव को स्वयं जागना होगा। सरकार विकास की योजना लाए, हमें उन योजनाओं का कम से कम उपयोग करना होगा। पर हम भागते तुरंत, हम सुविधाएं चाहते हैं ज़्यादा, सरकार दे तो हम तो, सरकार अगर फ्री में दे तो हम सब सुविधाएं दे, मरने के लिए भी तैयार है। सरकार अगर निःशुल्क विष दे तो हम विष खाने के लिए भी तैयार है। ऐसी तुम्हारी मानसिकता है, फ्री में मिलना चाहिए, लोभ हो। ऐसे मनुष्य जाति को कोई नहीं बचा सकता। इसलिए सच्चे अर्थ में मनुष्य बनिए। जरूरत इन बातों पर सोचिए। अगर मेरी बात तर्कसंगत नहीं लगती है तो बताइए, ये कमेंट मत करिए।
कि आप पिछड़ा बनाना चाहते हो, आगे बनो, तुर्की बन गया आगे। सीरिया तो बर्बाद था, तुर्की तो ठीक देश था, विकसित था, हो गया आगे। ऐसे आप भी आगे हो जाओ। अगर ऐसे ही आगे होना है तो मुझे कुछ कहना नहीं, और आपको जीना है, अपनी पीढ़ियों को बचाना है, तो आप इन विचारों पर ध्यान दीजिए, अन्यथा कोई बचा नहीं पाएगा। ओम शम।